हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम लोग लास्ट डे जो आपने पेपर दिया था उसका डिस्कशन करेंगे और अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसके आगे पढ़ाई कर लेंगे जो हम लोग पढ़ रहे थे। सो लेट मी ओपन द पेपर। पेपर मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको रेडी कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन पेपर है। ओके, सो आप लोगों के ओपिनियन में ओवरऑल कैसा था? आई मीन लाइक बहुत इजी था, बहुत हार्ड था, लाइक मॉडरेट था? Question number 5, 11, 21. Pranav says easy. Easy. Few questions were good, rest easy. Okay. So mostly people found it to be easier. Good. इसमें जो most of the questions हैं, almost अधिकतर questions जो है वो एग्जाम में आ चुके हैं, जेई मेन में रहे हों या फिर जेई से पहले जो डिफरेंट फॉर्मेट के एग्जाम हुआ करते थे, डिफरेंट नेम से हुआ करते थे, उसी से। तो अगर आपको इजी लगा है दैट्स गुड, और ऑफ कोर्स थोड़ा सा टफ किया जा सकता था। तो इजी आपको करना क्या है कि जब कभी इजी लगे ना तो आपको पूरा का पूरा स्कोर करके करने की कोशिश करनी है, और एटलीस्ट अपना मैक्सिमम तो करना ही करना है। कि अगर इजी है तो सभी के लिए इजी होगा, तो फिर एवरेज स्कोर काफी ज्यादा ऊपर हो जाता है, तो उस समय आपकी गलतियां आपके लिए बहुत फैटल होती है। सो ओके, हम लोग डिस्कशन करते हैं इसका, जो आपने क्वेश्चंस को रेज किए। 8, 5, 12, so 5 is there, 8 is there, and 22 है basically, not 12. So 22 is also included. Let's include it. Question number 3. Good. 11 को अलग कर दिया, 8, 19 और 23 वो काउंटेड है। 15th, okay, let's count 15 as well. So we start from the third question. We will take 17. Okay. ठीक है. So क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है, 20 हो गया है, 21 भी आपने पूछा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 जो कि पहला है इस क्यू में लग रहा है, उसके हिसाब से चलते हैं। In yesterday's paper there were technical issues. Was everybody facing this issues और क्या कुछ लोगों के साथ था? I wasn't aware in detail. जो टेक्निकल इश्यूज है हुआ था, was it with all of you और किसी का प्रॉपर भी था? किसी के केस में कोई इशू ना आया हो, ऐसा कोई केस है क्या? Without any issue case? इशू था। If we choose one correct option, then we can't deselect it. Image was not shown. Okay, that means ये common issue बना है. Maybe because of some technical issue. मैं इसको देखता, और जिस क्वेश्चन में सीरियस इशू रहा हो तो उसको आप उसके बारे में हम लोग सोचते कि क्या कर सकते हैं। डिसेलेक्ट करने वाला तो ठीक है, मॉडरेट
आई मीन लाइक वो भी एक इशू है, डेफिनेटली एक इशू है। इमेज ना दिखना तब तो फिर सीवियर इशू हो गया, उस केस में तो फिर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया होगा आपको। ओके, and last one, or when my internet was gone due to hangs, I couldn't even change my answer. ओहो, इमेज सब दिख रहे थे, somewhere images were also not visible. हम आई थिंक लाइक कुछ ऐसा भी हो सकता है, कुछ सर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से या मे बी लाइक जो सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रहा हो, और मे बी लाइक कि कुछ आपकी तरफ से रहा हो, क्योंकि अलग अलग ओपिनियन है। अगर किसी एक को इमेज सारा दिखा है, इसका मतलब है कि वेबसाइट के या ऐप के फ्रंट से प्रॉब्लम नहीं रहा है, मे बी लाइक कि अब क्या का नेट का या फिर ओवरऑल कुछ फ्लक्चुएशंस रहे हों। लेकिन जो डिसलेक्ट करने वाला इशू आ रहा है, इसका मतलब वो कॉमन हो गया है। ओके, सो हम लोग अपने एंड से क्या करते हैं कि उनको एक बार टेक्निकल टीम को बोल देते हैं कि लाइक दिस काइंड ऑफ सिचुएशन शुड नॉट रिपीट। उसके लिए क्या बेस्ट किया जा सकता है? फिजिक्स में अगर आपको कोई क्वेश्चन कॉमनली विजिबल ना रहा हो तो हम लोग उसको बोनस जैसा बना सकते हैं। अगर विजिबल ना रहा हो, दैट मीन्स इमेज ना दिख रही हो आपको, ऑप्शंस ना दिख रहे हो, क्वेश्चंस ना दिख रहे हो, उस केस पर अगर वो कॉमन इशू रहा हो तो वो पॉइंट आउट कर सकते हो। चलेगा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस को आप ग्रुप पे भी डाल सकते हो या बता सकते हो, तो उसको हम लोग डील कर लेंगे। इन सभी क्वेश्चंस के सोल्यूशन मोस्ट लाइकली आपको मिले होंगे, तो मैं अधिकतर फोकस इस बात पे देता कि क्वेश्चन क्या है और कैसे उसको सॉल्व करना था। इक्वेशन बनाता, उसके बाद आप उसको सॉल्व कर सकते हो। जिसको चाहोगे तो उसको हम लोग आंसर तक भी ले चलेंगे, नॉट एन इश्यू। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ये बोलता है कि एक पार्टिकल है जो कि चार्ज है, ये चार्ज जाना पहचाना है, इलेक्ट्रॉन लग रहा है, मूविंग विद वेलोसिटी, वेलोसिटी भी दे रखी है, एक्स डायरेक्शन में एंटर करते हैं एक रीजन में जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है वाई डायरेक्शन की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिव जेड डायरेक्शन की तरफ। Charged particle if the charged particle continuous moving along x direction, what to would be? So आपके पास सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं। आप चाहो तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो, या फिर आप चाहो तो आई कैप जे कैप यानी वेक्टर के टर्म में वर्क कर लो, सब चलेगा। सो लेट्स से कि ये y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है, और z हमारा बाहर आ रहा होगा, तो ये x है, ये y है। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, उनको दिखा देता हूँ मैं। Magnetic field in the y direction, along the y direction. So let's say in this direction, a magnetic field. And it says that there is an electric field as well, which is along the minus z direction. So minus z is going to be into. So electric field is into. So इन दो पॉइंट्स को हम लोग यूज करेंगे। चार्ज पार्टिकल के साथ क्या किया गया, चार्ज पार्टिकल लेट्स से कि यहाँ से चल रहा है एंड इट इज मूविंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन, एंटर द फील्ड। सो लेट्स से कि ये फील्ड का रीजन है जहाँ पे एंटर करता है, और ये फील्ड में एंट्री है v, ये मास है और q है। सो आप देखोगे कि इसमें एक q v क्रॉस b का फोर्स लगेगा। अगर ऐसी सिचुएशन हमने बनाई है तो v क्रॉस b ऊपर की तरफ जाएगा, v क्रॉस b ऊपर की तरफ जाएगा। इसने देखो y प्लस माइनस नहीं बोला है, और वैसे ही बोल रहे कि ये इट कंटिन्यूअस मूविंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन है, तो अगर इस डायरेक्शन में चलता है तो इसका फोर्स और इसका फोर्स या तो सेम डायरेक्शन में आने चाहिए या फिर अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए। अच्छा, मैं सेम डायरेक्शन क्यों बोल रहा हूँ? सेम डायरेक्शन मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसका फोर्स और इसका फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो एक ही डायरेक्शन में, आई मीन लेट मी से अगेन, ये केवल एक्स डायरेक्शन में चलता रहता है। ओके, सो इसके फोर्स को काउंटर करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज अगर काउंटर नहीं करेगा तो फिर ये जेड डायरेक्शन में ले जाएगा। ये अगर दोनों सेम डायरेक्शन में भी हो गए तो भी किसी ना किसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर देंगे। तो बेसिकली लॉरेंज फोर्स को अपने को जीरो करना था। तो एफ की वैल्यू आप लिखोगे क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी
इक्वल टू नल, दैट इज 0। सो यहाँ से अपने को ई की वैल्यू पता चल जाएगी, ई की वैल्यू माइनस वी क्रॉस बी आ रही है। अपने को बी पता करना है। वी और बी के बीच का एंगल अपने को दिख रहा है कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो ई की जो वैल्यू आएगी वो वी बी के बराबर आ जाएगी। आई थिंक इट्स बिकम सिंपल, isn't it? आपसे क्या पूछा गया, बी पूछा गया, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई बाई वी। डन। सो ई अपने को गिवन है और वी गिवन है, दोनों को यूज करके हम बी बता देंगे। ये थर्ड था, इजी था, सभी लोगों ने यही किया होगा, आंसर मैच कर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। फिफ्थ, ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करता है। ये बोलते हैं एक मैग्नेटिक नीडल है जो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड लाई कर रहा है और उसको W वर्क करना पड़ता है 60 से टर्न करने के लिए। तो ये लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड है और ये नीडल है। सो मैग्नेटिक फील्ड इज B, नीडल के लिए M या म्यू रहा होगा, तो लेट्स से म्यू है, डाइपोल मोमेंट। इसको जब आप टर्न करते हो 60 डिग्री से, ऐसा 60 डिग्री थीटा बेसिकली, सो ये म्यू इधर आ जाता है। सो वर्क रिक्वायर इज W यूनिट्स टू टर्न थ्रू दिस। हम लोग जानते हैं कि वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो वर्क डन रहा होगा दैट इज गोइंग टू बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फील्ड, यू नो। सो माइनस, या फिर ऐसा बोलो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी, you write it as a minus mu dot b. What the final is going to be minus mu dot b. ये फाइनल सिचुएशन का है, ये इनिशियल सिचुएशन का है। इनिशियली कितना एंगल चल रहा था दोनों के बीच का, 0, तो डॉट प्रोडक्ट में माइनस म्यू भी आ जाएगा, तो माइनस म्यू भी आ गया। और यहाँ से अपने को मिल जा रहा है म्यू बी कॉस 60 डिग्री। बेसिकली यहाँ से हम लोग म्यू बी निकाल सकते हैं, म्यू बी इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू, -1 प्लस cos 60 इज हाफ, isn't it? So ये माइनस म्यू बी बाई 2 आ गया, ये वर्क डन हो गया। फिर इसके बाद आपसे बोलता है कि कितना टॉर्क का रिक्वायर होगा इसी पोजीशन पे इसको सस्टेन कराने के लिए। आप देखोगे इस पोजीशन पे इस पे टॉर्क लग रहा होगा और वो टॉर्क लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा, इस डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है। तो ये जो टॉर्क लगेगा वो मैग्नेटिक फील्ड का लगेगा, आपको टॉर्क इधर लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल। तो आपको जो टॉर्क लगाना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बराबर, और ये आएगा म्यू क्रॉस बी, दैट मीन्स म्यू बी साइन थीटा। थीटा मतलब 60 डिग्री। म्यू बी अपने को पता चल गया, मैग्नीट्यूड यहाँ से बारो कर लो क्योंकि वो मॉड है, वैल्यू है, पॉजिटिव बता रहे हैं। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो म्यू बी की वैल्यू ट्वाइस डब्ल्यू और √3/2। सो ये कितना हो जाएगा, डब्ल्यू टाइम्स √3। इतना वर्क अपने, इतना आपको टॉर्क लगा के रखना है उसको, किस पर्पस के लिए, सो दैट ये मूव ना करे। ये जो हमने वर्क डन निकाला था, अच्छा ये माइनस अगर आपको बॉदर कर रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो वर्क था ना, ये एक्सटर्नल होना चाहिए था। अभी हमने वर्क मैग्नेटिक फील्ड का निकाला था, और एक्सटर्नल का जो वर्क डन होता है आप जानते हो कि दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय फील्ड। तो ये म्यू बी बाई 2 आएगा। तो जब डब्ल्यू हमको यूज करना था वो म्यू बी बाई 2 यूज करना था। सो यहाँ पर दो डेफिनेशन यूज करी, टॉर्क की म्यू क्रॉस बी और पोटेंशियल एनर्जी की म्यू डॉट बी। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे हो गया। देन आफ्टर नेक्स्ट इज 8, 6, 7 ये काफी थ्योरेटिकल थे, इसीलिए आपको इजी लगा होगा क्योंकि चैप्टर में भी काफी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि किसी क्वेश्चन में करेक्शन अगर आपको लग रहा हो तो वो जरूर पॉइंट आउट कीजिए, तो उसको हम लोग डिटेल में रिजॉल्व कर देंगे। एक लॉन्ग वायर है जिसमें स्टेडी करंट चलता है, ये सर्कल के फॉर्म में बेंड किया गया है और मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पर पाई जाती है बी। इसको फिर आपने सर्कुलर कॉइल में, उसी को ही बेंड किया सर्कुलर कॉइल में n टर्न्स का। अब सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है ये अपने को पता करना है। सो जैसा वो बोलता है वैसे करते हैं। लेट्स से वायर है और इस पर आपने कोई करंट आयरन कराया है, इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी है। तो बी की वैल्यू क्या रही होगी, बी की वैल्यू रहेगी कुछ म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई, सिंगल टर्न है तो एक ही करंट जा रहा होगा, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कुछ ट्वाइस इंटू रेडियस लिखते हो। इसके बाद क्या किया आपने, इसी को कई सारे टर्न्स में बना दिया, तो इसमें कई सारे टर्न्स लगा दिए, एन टर्न्स हो गए।
और हर एक टर्न में सेम करंट आई जाएगी, तो आप पाओगे जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर सेंटर पे निकालने वाले, लेट से वो बी डैश है और लेट से जो रेडियस है वो आर डैश है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पॉइंट पर आएगी वो एक कॉइल की वजह से नहीं होगी, वो एन नंबर ऑफ कॉइल्स की वजह से होगी। तो अगर हम एक कॉइल की वजह से निकाल पाते हैं उससे एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, इसका जितना पेरीफेरी था तो इसका टोटल पेरीफेरी मिलाकर के बराबर हो जाएगा, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं 2 पाई आर की वैल्यू 2 पाई आर डैश टाइम्स एन आएगा। तो बेसिकली जो नया रेडियस है वो पुराना के रेडियस बाई एन हो जाएगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना हो जाएगा, म्यू नॉट द करेंट डिवाइड बाई ट्वाइस इनटू आर डैश, इजंट इट। लेकिन ये तो वन कॉइल की वजह से हो रही है, ऐसे कितने कॉइल्स है हमारे पास, एन कॉइल्स है, क्योंकि वो एन टर्न्स हैं तो हर एक टर्न एक कॉइल जैसा काम कर रहा होगा, तो एन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बनेगा एन टाइम्स म्यू नॉट आई डिवाइड बाई ट्वाइस आर बाई एन। तो एन स्क्वायर टाइम्स एक नंबर बनेगा जो पुराना वाला बी जैसा लग रहा होगा, तो इसका मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा, एन स्क्वायर बी को मार्क कर दोगे। तो जब किसी को कॉइल को बार बार टर्न करोगे तो वो नंबर ऑफ कॉइल्स भी बढ़ेगा अपार्ट फ्रॉम रेडियस चेंज होना, तो दोनों फैक्टर्स को रोल प्ले कर रहे होंगे। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 8 के बाद जो आपने पूछा है दैट इज 15, लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन है एंड इज अ लाइन इज अ हाइट ऑफ, और किसी हाइट पर है वो 4 मीटर है फ्रॉम द ग्राउंड एंड कैरीज अ करंट दिस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। सो ईस्ट टू वेस्ट स्पेसिफिकली उसने बोला है, तो हम लोग ऐसा बना लेते हैं ये ओवरहेड वायर है, लॉन्ग वायर होगा क्योंकि दूर करंट दूर से लेके आ रहा है, दूर लेके जा रहा है, और ये ईस्ट से वेस्ट लेके जा रहा है, ऐसा उसने बोला है। 11th को भी लेना है, ठीक है, इसके बाद हम लोग 11th लेते हैं। सो ईस्ट वेस्ट अगर ऐसा जा रहा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, इमेजिनेशन है, डायरेक्शंस हैं, उसको इन्वॉल्व करता है और फॉर्मूला बहुत सिंपल है। सो ग्राउंड कहाँ पर है, ग्राउंड यहाँ कहीं होगा, ये ग्राउंड से किसी हाइट पर है, और ये जो हाइट है 4 मीटर। द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली बिलो इट ऑन द ग्राउंड इस पॉइंट पर डायरेक्टली बिलो इट, दैट मीन्स ये पी पॉइंट है जो ग्राउंड का, यहाँ पर फील्ड अपने को चाहिए। अर्थ का फील्ड हम लोग इग्नोर करके चल रहे हैं कि अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं भी वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात नहीं कर रहा है, तो हम लोग भी उसको इग्नोर करके चलेंगे जब तक वो हमने को खुद नहीं बताएगा। तो यहाँ पर जो फील्ड आएगी वो केवल वायर की वजह से आएगी। अच्छा, ये इनफाइनेटली मैनी वायर, इनफाइनेटली लेंथ का वायर है, तो इसकी वजह से किसी आर डिस्टेंस पर कितना फील्ड होता है उसका फॉर्मूला तो अपने को पता है। सो फॉर्मूला आपने लगा दिया होगा कि जो बी की वैल्यू आएगी पी लोकेशन पर वो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई ट्वाइस बाई आर। क्या अपने को करंट नोन है, यस। डू वी नो आर, यस। व्हाट इज वी नोट नीड टू नो, एवरीथिंग एल्स वी नो, वी कैन फाइंड इट आउट। तो कैलकुलेशन करोगे तो दो ऑप्शन कोई ना कोई आपको बैठ जाएंगे। अब अपने को डायरेक्शन डिसाइड करना होगा, तो डायरेक्शन भी डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर ये करंट कैरिंग वायर है तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी वो सर्कुलर बनेगी, यू नो दैट कि करंट इस तरह से जाए, फिर यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो आउटवर्ड आ जाएगी, आउटवर्ड। तो अगर ये 2D पिक्चर में है तो ये आउटवर्ड होगा। अच्छा, सपोज कर लो कि ये हमारा वर्टिकल हाइट है, ये हाइट वाला डायरेक्शन है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो नॉर्थ कहाँ रहा होगा, तो नॉर्थ पकड़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप देखोगे जो अंदर की तरफ डायरेक्शन जा रही है, अंदर वाली डायरेक्शन वो नॉर्थ होगी, और जो बाहर वाली डायरेक्शन है वो साउथ होगी, स्क्रीन के बाहर वाली। मतलब आप स्क्रीन को ऐसे वर्टिकल रखो तो जो ऊपर वाली डायरेक्शन है ये वर्टिकली है, ये अपवर्ड डायरेक्शन है जो स्काई की तरफ जाती है ग्राउंड से। और अगर हमने इसको ईस्ट बोला है और इसको हमने वेस्ट बोला है तो नॉर्थ कहाँ होगा, तो ये अप है, ये नॉर्थ नहीं है, नॉर्थ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहेगा। हॉरिजॉन्टल में या तो इनटू द स्क्रीन होगा या आउटवर्ड स्क्रीन होगा। फिर हम जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एक पर्टिकुलर ऑर्डर पे चलते हैं, क्लॉकवाइज ऑर्डर में, तो फिर नॉर्थ अंदर की तरफ रहा होगा और साउथ जो है वो बाहर की तरफ रहा होगा। और ये डाउन पोजीशन है, हम डाउन जाएंगे तो अर्थ पे चले जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो स्पेस पे चले जाएंगे।
तो ये 3 डायमेंशन में अपने को बनाना होता है पिक्चर को लेकर के। तो ये कहाँ को पॉइंट आउट कर रहा है? साउथ को पॉइंट आउट कर रहा है। तो हम आंसर क्या देंगे? साउथ वर्ड। तो या तो आंसर हमारा बी जाएगा या फिर आंसर हमारा डी जाएगा। इसके बाद फिर वो कैलकुलेशन अपने को बता देगी, सिंपल सी कैलकुलेशन अपने को पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 भी आप बोल रहे हो तो एक बार 11 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 10th 11th। इट सेज कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, दे आर एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन इन अ सर्टेन रीजन। सो दोनों सेम डायरेक्शन में, ऐसा इसने बोला है। If an electron is projected along the direction of the fields, इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया गया फील्ड की डायरेक्शन पे। तो हाँ, मैं कहाँ पर था फिर से बोला। If an electron is projected along the direction of the fields with a certain velocity, then what happens? So यहाँ पर फोर्सेस को विजुलाइज करना इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स से ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, यही डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, और इसमें एक्स वाई जेड जैसा कुछ यूज नहीं किया। एक इलेक्ट्रॉन है जिसको सर्टेन वेलोसिटी से फील्ड्स के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया, तो इसको एक वेलोसिटी दी गई है। ये मास है और चार्ज है, बाय द वे चार्ज हमारा नेगेटिव है, इस बात का ख्याल रखना है। तो इस वेलोसिटी को क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट कर पाएगी? तो आप बोलोगे नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट नहीं कर पाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सेलरेट और रिटार्ड करती है, क्योंकि उसका जो फोर्स आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में आएगा। तो फोर्स, टोटल फोर्स में दो फोर्स होंगे, एक क्यू ई होगा और दूसरा क्यू वी क्रॉस बी होगा। और जो क्यू ई वाला फोर्स है, अगर फील्ड की वेलोसिटी की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में है, तो ये क्या करेगा? उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा, ये डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा अनटिल अनलेस वो अपोजिट डायरेक्शन में ना लग रहा हो। अच्छा, ये कंपोनेंट क्या करता है? ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता है परपेंडिकुलर केस में, और ये डायरेक्शन को केवल चेंज करता है परपेंडिकुलर केस में। बात की है जो जनरल हम लोगों ने लर्न किया है। यहाँ पर क्या चल रहा होगा? यहाँ पर आप देख सकते हो कि वेलोसिटी आपका b और v पैरेलल है, तो v और b की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स आएगा वो कैसा हो जाएगा? वो जीरो हो जाएगा। और अगर ये फोर्स हमारा जीरो हो गया, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स तो लगेगा ही नहीं। सिंस ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, ई के अपोजिट लगेगा। तो अल्टीमेटली जो फोर्स इस पर लगेगा वो इधर लगेगा। अगर इस पर इधर फोर्स लगा तो क्या ये एक्सेलरेट करेगा या रिटार्ड करेगा या टर्न करेगा, क्या करेगा वो हम बता सकते हैं। ऑप्शंस पे चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन says its velocity decreases, you agree with it? Yes, its velocity is going to decrease because it's retarding। हाँ, कर दो इसको। velocity increases, no, it turns towards right and of its initial direction of motion। अब बोलोगे बिल्कुल टर्न नहीं करेगा, क्योंकि जो टर्निंग वाला इफेक्ट है वो तो है ही नहीं इसके पास। तो लेफ्ट टर्न करेगा, राइट टर्न करेगा, आप बोलोगे कहीं टर्न नहीं करेगा, तो रिटार्ड होता हुआ चला जाएगा। समझे? सो इस तरह से हम इसके बारे में आंसर कर सकते थे। लॉरेंज फोर्स अपने को देखना है, फील्ड का फोर्स, दोनों फील्ड्स का फोर्स, फिर इनको वेक्टोरियली ऐड करना है। बाय द वे वी और बी पैरेलल में क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, तो अपना आंसर हो गया। ओके, दैट वाज 11th। और 15th वी हैव कंप्लीटेड। इसके बाद 17, 19। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 17 will be somewhere, yes, here's the 17th one। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और कई लोगों ने सही आंसर दिया, दैट्स गुड। 17 से इसकी अपने पास एक, ओके मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। आपने लिखा इफ एंगल बिटवीन वी एंड बी वाज नॉन जीरो देन, हाँ अगर एंगल जीरो नहीं होते देन डेफिनेटली वो डाइवर्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स आता। फिर अपने को देखना होता है कि वो फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है, तो उसी अकॉर्डिंग वो डायरेक्शन भी चेंज करता। और स्पीड के बारे में भी उसके पॉइंट्स बनते हैं, तो स्पीड के बारे में बता पाते कि वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा।
जे एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। कौन सा, ये 17 की बात कर रहे हो क्या आप? इस तरह क्वेश्चंस आते रहते हैं, काफी पॉपुलर क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल है। अगर आपने पढ़ लिया तो काफी से कुछ से रिलेट कर सकते हो। हम लोगों ने देखा था ना वहाँ पर हम लोगों ने वहां पर भी देखा था, फ्लूइड में भी एक थ्रेड को डाल के देखा था, थ्रेड में टेंशन आया था। रिंग को रोटेट कराएगा तो टेंशन पूछेगा, तो उसका शॉर्टकट भी हम लोगों ने बात की थी। सो क्या कर सकते हैं, क्या क्वेश्चन है इसने बोला कि कुछ ऐसे करंट कैरिंग वायर रहा होगा आपके पास, और फिर फ्लेक्सिबल है, थिन है, लेंथ दिया गया है, और इसके बाद में आपने क्या किया, उसको मैग्नेटिक फील्ड को ऑन कर दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा फोर्स लगाता है? मैग्नेटिक फील्ड आप देखोगे कि जब करंट जा रहा होगा, आई एल क्रॉस बी का फोर्स लगेगा, और आई एल क्रॉस बी का फोर्स रेडियली आउटवर्ड लगेगा जाकर के। और जब कोई फोर्स रेडियली आउटवर्ड लगेगा तो उसको स्ट्रेच करना चाहेगा। तो आप पाओगे कि अगर इस तरह से ये दो पॉइंट उसने फिक्स किए होंगे शायद, वरना ये दो पॉइंट मूव कर जाते हैं ऐसे ऐसे। एक बार पढ़ लेता हूँ। कनेक्टेड टू टू एडजेसेंट फिक्स पॉइंट। आप देखोगे ना, रिलेट करोगे तो आपको समझ आएगा, फिक्स पॉइंट है, दैट मींस ये जो नेल पॉइंट है ये मूव नहीं कर सकते हैं। और इस पर ऐसा फोर्स लगना स्टार्ट हुआ तो ये क्या करेगा, एक सर्कल बनाने की कोशिश करेगा, और वो स्ट्रेस्ड कंडीशन में रहेगा। तो सिंस वो स्ट्रेस्ड कंडीशन पे रहेगा तो रिंग, ये जो वायर है उसके पास टेंशन आ जाएगा, इंटरनल टेंशन, उसको हम निकाल सकते हैं। हम लोगों ने इसको बात किया हुआ कि अगर इसकी टोटल लेंथ अपने को एल पता है, तो अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज फोर्स निकालेंगे तो कितना बनेगा, आई इंटू बी इंटू एल, क्योंकि बी और एल के बीच का एंगल 90 डिग्री है। और अगर ये फोर्स निकल के आता है तो आप इस पॉइंट को याद रख सकते हो एज अ रिजल्ट, क्योंकि आपको एडवांस जैसे क्वेश्चन को आंसर करने में विद इन फ्यू सेकेंड्स आप उसका आंसर कर सकते हो। ये सब प्रैक्टिस है, उसके कंक्लूजन्स हैं, लेकिन यूज करने के पहले आपको केयरफुल रहना है। अगर इस पे लगने वाला टोटल मैग्नीट्यूड विद इग्नोरिंग द डायरेक्शन एफ है, टोटल फोर्स एफ है, नॉट एज अ रिजल्टेंट, क्योंकि रिजल्टेंट तो जीरो रहेगा। तो ये बेसिकली एफ क्या है, एफ इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ। एफ इज नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ वेक्टर, दोनों में अंतर है। ये रिजल्टेंट फोर्स, ये जो एफ है, ये एफ इंटीग्रे, जब मैंने एफ पे वेक्टर नहीं लगाया तो इसको बोलते हैं ये रिजल्टेंट है, वेक्टर वाला। तो रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर आप उनके मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर सको, केवल मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर सको इग्नोरिंग द डायरेक्शन, तो जो भी एफ आएगा तो इस पे लगने वाला टेंशन टी या कंप्रेसिव फोर्स या इलोंगेटिव फोर्स आप डायरेक्टली एफ बाई टू पाई से रिलेट कर सकते हो। और ये कैसे आता है, इसके लिए थोड़ा सा सैंपल लो आप, सैंपल लेने के बाद इसको ऐसा बनाओ, फिर इसके बाद थीटा लिखो, फिर यहाँ पे टी दिखाओ, यहाँ पर भी टी दिखाओ, फिर इन फोर्सेस को दिखाओ, फिर फोर्सेस को बैलेंस करो, सिंप्लीफाई करो, अपने को आंसर मिलता है। So in case we can calculate the magnitude of force in totality, which is not the resultant force, that will give us the tension like this. और ये कई बार कई चैप्टर्स में आपसे पूछा जा सकता है, फ्लूइड में पूछा जा सकता है, मैकेनिक्स में पूछा जा सकता है, और इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म में भी पूछा जा सकता है। सो अब रिलेट कर दो, कितना आंसर हो जाएगा। ये अपना है आई बी एल डिवाइड बाई टू पाई, चेक कर लीजिए, ऐसा कोई ऑप्शन होगा वही आंसर बन जाएगा। So, इतनी टफ कैलकुलेशन, इतनी लेंदी कैलकुलेशन को आप इतना प्रैक्टिस कर लेते हो कि उसका रिजल्ट आपको याद रहता है, और आप आने वाले क्वेश्चन को डायरेक्टली आंसर दे देते हो विद इन फ्यू मिनट्स और फ्यू सेकेंड्स, और अदरवाइज आपको 1-2 मिनट का टाइम देना पड़ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 ये हो गया। इसके बाद आपने इसको और डिटेल में बताना हो तो आप बोल सकते हो, मैं जरूर बता सकता, बट यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में बताया हुआ है। डिटेल में बताने के लिए मैकेनिज्म बताइए, यू ट्राई, यू विल गेट इट, और बाकी सोल्यूशन में तो दे ही रखा है। क्वेश्चन नंबर 19, ये इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला होगा कि वो एग्जाम से रिलेटेड है, मेंस में, एडवांस में, या उससे पहले ट्रिपल ई वगैरह हुआ करता था, अलग अलग नाम से स्क्रीनिंग। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, और इसने पूछा मैग्नेटिक मोमेंट बताइए करंट कैरिंग लूप का। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, नो स्पेशल ब्रेन रिक्वायर्ड, आपको कोई थिंकिंग नहीं करनी है,
आपको सिंपली फॉर्मूला को यूज करना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन यूज करनी है। 19 और 20th दोनों एडवांस लेवल के। अब देखो ना, आपके मेन के पेपर में एडवांस का क्वेश्चन है और आप उसको मॉडरेट और इजी बता रहे हो। सो अगर मेन के पेपर में एडवांस के क्वेश्चन को आप इजी और मॉडरेट बता रहे हो, इसका मतलब है कि इसके 2-3 इंटरप्रिटेशन निकल सकते हैं। तो एटलीस्ट इतना जरूर कहा जा सकता है, यू आर ऑन द ट्रैक, यू आर डूइंग गुड। हाँ, अगर आपने ये पहले सॉल्व कर रखा है तब तो आपके लिए फिर आंसर भी याद होगा। अगर आपने पहली बार भी ट्राई कर लिया है, दैट शोज कि आपके पास पोटेंशियल आ चुका है। प्लीज 24 और 25 को भी कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल करते हैं। हाँ, 24 25 कई लोगों का छूटा है या फिर टाइम नहीं किया है या फिर कुछ गलत हुआ है। सॉल्व करते हैं। इसके लिए बताता हूँ क्या कर सकते हो। के यूनिट वेक्टर है जो आउटवर्ड है, वो सारी स्टोरी वही बोलेगा। लैंग्वेज आप पढ़ोगे तो जो आप जानते हो उसी लैंग्वेज से बात कर रहा है। करंट जा रहा है, तो क्या हम ये बता सकते हैं इसका डाइपोल मोमेंट किधर आएगा? बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, के कैप डायरेक्शन में माइनस के कैप डायरेक्शन में। तो आप देखोगे ये इस सेंस में चल रहा है, सो इस सेंस में चलेगा तो प्लस के आना चाहिए। 4 ऑप्शन है, हम प्लस के साथ जाएंगे। पहला और दूसरा ऑप्शन प्लस में था, तीसरा ऑप्शन माइनस में था, इसलिए थर्ड को नहीं लगाएंगे। तो थर्ड ऑप्शन को हम लोग बोलेंगे कि नहीं लगेगा। समझ में आया? तो एक छोटा सा आइडिया या कॉन्सेप्ट भी अपने को सिलेक्ट करने में आसान करता है, हेल्प करता है। फिर इसके बाद क्या कर सकते हैं, एक यूनिट एंड डायमेंशन वाला कॉन्सेप्ट होता है। फिर देखोगे सब में ए स्क्वायर आई लिखा हुआ है, मतलब वो आपसे शॉर्टकट्स में निकलने की बात नहीं कर रहा है, सॉल्व करवाना चाहता है। ठीक है, सॉल्व भी करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, म्यू डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू आई इंटू ए। डायरेक्शन तो हम लोगों ने पता कर लिया, अब मैग्नीट्यूड की भी जरूरत है। आई इंटू ए, क्या आई अपने को पता है? यस, आई का मतलब आई है। ए निकालने से काम हो जाएगा। तो इस एरिया कौन सा होता है? लूप एरिया होता है, तो एंटायर लूप का एरिया निकालना है। अब तो ये चाइल्डिश क्वेश्चन हो गया, ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो गया 9th की क्लास का, कि आपको एक इस तरह से ज्योमेट्री दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए उसका एरिया क्या होता है। तो आप कई तरह से आप बता सकते हो, आपके पास बहुत सारी चॉइसेस है। आप देखोगे कि ये सेमी रिंग, सेमी सर्कुलर है, ये भी सेमी सर्कुलर है, ये भी सेमी सर्कुलर है, ये भी सेमी सर्कुलर है। सो एक तो ये स्क्वायर बन गया बीच में, उसका एरिया लिख लो। फिर ये क्वार्टर 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 मिलकर के एक एरिया बना देंगे, एक सर्कल बना देगा। तो क्या इसका एरिया हम डायरेक्टली लिख सकते हैं? इज गोइंग टू बी लाइक ए स्क्वायर ऑफ दिस स्क्वायर और पाई ए बाई 2 का स्क्वायर। अगर इतना समझते हैं तो आपको अगली लाइन में आपका आंसर भी मिल सकता है। पाई ए बाई 2 का स्क्वायर। अच्छा, ये क्वार्टर नहीं है, सॉरी, ये हाफ हाफ है। हाँ, इस पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। वो आप कैसे भी रीड करते हो, आपकी चॉइस है। या फिर एक का सेमी रिंग सर्कल का निकाल लो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, या फुल का निकालो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये एरिया होगा। करंट से मल्टीप्लाई करो, अपने को आंसर मिल जाएगा। आप देखोगे किसी आज के लेवल पे, आज की आपकी प्रिपरेशन के लेवल पे किसी एंगल से एडवांस का नहीं लगता है। ऐसा अगर क्वेश्चन पूछेगा तो मेंस में पूछ सकते हैं आप। अगर मेंस में पूछता है तब भी अपना काम हो जाएगा, वी कैन फाइंड दिस। इसका मतलब ये भी है कि ऐसा क्वेश्चन मेंस में बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि ऐसा एडवांस में भी आ चुका है। इसका मतलब मेंस में तो डेफिनेटली आ सकता है। एंड यूल फाइंड कि अगर आपने समझा है, पढ़ा है, कैलकुलेशन आती है, तो इट्स गोइंग टू बी इजी केक। 20th 20th अभी हम लोगों ने सॉल्व किया होगा, बिल्कुल सॉल्व किया, आपके नोट्स में कहीं ना कहीं बना होगा, आप वहां से निकाल सकते हो। क्या सिचुएशन है? इनफाइनेटली लॉन्ग हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर। हॉलो है, कंडक्टिंग सिलेंडर, ये हॉलो है। हम लोगों ने शेल के बारे में बात की थी, तो हॉलो का मतलब होता है कि उसमें बीच में भी कुछ हो सकता है। इनर एंड आउटर रेडियस दी गई होंगी। सो सिंस एग्जाम का है तो थोड़ा सा बोलता मैं, ये आर रेडियस बड़ा वाला है, ये छोटा वाला r/2 रेडियस है, और इसको आपको प्लॉट करना है। तो r/2 से लेकर के r तक का सिलेंडर है, इनफाइनिटली लॉन्ग है। इसमें करंट कैसे जा रहा है? डेंसिटी अलोंग इट्स लेंथ है, तो इट्स करंट डेंसिटी ऐसा है जी। और यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी बोला है अलोंग द लेंथ है, तो हम लोगों ने लेंथ में बनाया। आप समझ रहे हो कि क्रॉस सेक्शनल व्यू है सिलेंडर का, लॉन्ग सिलेंडर है, आप जानते हो। मैग्नेटिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस निकालनी है। आपको पता है आउटसाइड क्या होता है? 1/r आता है, तो आउटसाइड 1/r आएगा।
वो ऑलमोस्ट सभी ऑप्शन में वही बोलेगा। आपको ये भी पता होता है कि इसके इनसाइड r/2 तक कितना आना चाहिए, 0। कैसे पता है? एक एम्पीरियन लूप चूज करोगे, एम्पीरियन लूप में b डॉट dl करोगे तो आपको लगाना क्या, इंटीग्रेशन b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। ये कौन सा लॉ है? एम्पियर्स लॉ। तो r/2 तक 0 आना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं हो सकता है ये 0 दे रहा है, ये 0 दे रहा है, ये 0 दे रहा है। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, देखो एडवांस करता ना इसीलिए चैलेंजिंग किया उसने। चारों फिगर सिमिलर टाइप के बनाने की कोशिश की। दैट मीन्स जो ऑब्वियस पॉइंट था 1/r वाला वो आपका हटा दिया, ऑब्वियस पॉइंट था 0 वाला उसमें एक ऑप्शन को एलिमिनेट करवाया, और उसमें भी एक स्ट्रेट लाइन बनाया। किससे कंफ्यूज करने के लिए? सॉलिड वाले से कंफ्यूज करने के लिए। तो अगर आपको पार्शियल नॉलेज है तो फिर ट्रैप हो जाओगे। इसका मतलब हमारा ऑप्शन इन तीनों में से कहीं है। अब तीनों में क्या डिफरेंस चल रहा है समझते हैं। तो ये जो रीजन है r/2 से लेकर के r तक का, उस पर हम एम्पियर्स लॉ लगाएंगे, एम्पीरियल लूप लगाएंगे, तो आएगा b इंटू, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ एम्पियर्स लॉ को, b इंटू 2πr आएगा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड आएगा। आई इनक्लोज्ड का मतलब क्या होगा? j करंट डेंसिटी इनटू एरिया, तो r रेडियस पर है तो r रेडियस पर एरिया बनेगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई r/2 का स्क्वायर। समझ में आता है? कौन सा एरिया लिखना होगा? वो एरिया लिखना होगा, सपोज के लिए एम्पीरियल लूप थी तो करंट केवल इस वाले पोर्शन से जा रही थी, तो ये एरिया अपने को चाहिए था। दिस रेडियस वाज स्मॉल आर, तो स्मॉल आर रेडियस के सर्कल में से r/2 के रेडियस के सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट करने का। ये करंट डेंसिटी है तो करंट पर यूनिट एरिया है, इसलिए ऐसा बन जाएगा। जैसे आपको ये बताया गया, ये आपने ये फॉर्मूला बनाया, तो यहाँ से आपको बी के बारे में पता चल जाएगा इस जोन में कैसा चल रहा है। सो आप देखोगे यहाँ पे जो बी चल रहा है 2π से पाई कैंसिल करा सकते हो, म्यू नॉट j/2 अलग कर सकते हो, और ये r² आएगा तो ये r² बनेगा, और आप एक आर को कैंसिल भी कर सकते हो, यहाँ से r² डिवाइड बाई 4r हो जाएगा। कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आएगा। जब ये एक्सप्रेशन आ रहा है तो आप देखोगे क्या ये एक्सप्रेशन सेकेंड ग्राफ से मैच करेगा? नहीं। तो फर्स्ट को रिजेक्ट कर दिया, सेकेंड को रिजेक्ट कर दिया। क्या ये थर्ड से मैच करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। तो हो गया आंसर, लास्ट को मार्क कर दो। तो जब कभी ऑप्शंस ग्राफ में दिए होते हैं ना, या फिर अदरवाइज केस में भी, हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन चीज होती है ना उस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि कॉमन चीज अगर हम सॉल्व भी करेंगे ना तो वही आएगा, वो सबके लिए वैलिड होगा। अपना स्ट्राइक किस पॉइंट पर होता है कि डिफरेंस कहाँ जा रहा है? तो डिफरेंस जा रहा है r/2 से r में, और r/2 से r को हमने सॉल्व कर लिया, और वहां से अपने को पता चल गया क्या हो रहा है, तो इसलिए इसको मार्क कर देना। ओके, सो ये 20th था। तो इस तरह क्वेश्चंस मेंस और एडवांस में पॉपुलर है। इसके बाद 21, 22, 23, 24, 25 सारे, तो इसका मतलब न्यूमेरिकल टाइप के सारे। मेरे पास टाइम है या सफिशिएंट टाइम है? मोर देन दैट। सो 21st पे आते हैं। वेयर इज दिस? इसके नीचे होगा ये। ओके, 21st में कुछ लोगों का गलत हो गया बिकॉज ऑफ डायमेंशंस। इसका इसे अपने को ये भी बात समझना है कि साथ में जो सपोर्टिंग बुक मैंने आपको बताया, चाहे वो एस सी वर्मा हो या फिर एनसीईआरटी हो, दो में से किसी एक को रेगुलरली आपको जरूर पढ़ना है, जो टॉपिक आपको बताया जाता है, क्योंकि बहुत छोटे से माइनर माइनर पॉइंट्स होते हैं, वो अपने कैच करने में आसानी होगी। मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड का जो हम लोग यूनिट यूज करते हैं, या तो उसको हम लोग टेस्ला में यूज करते हैं, राइट? कई बार उसको गॉस बोला जाता है। सो गॉस और टेस्ला वो अपने को रिलेट करने होते हैं। तो जी का मतलब यहाँ पर गॉस है, जी मतलब गॉस। हालांकि एग्जाम में क्या करता है, वो पेपर के पहले पेज में बता देता है क्या कन्वर्जन है गॉस में, टेस्ला में, सेंटीमीटर में, मीटर में, या जो भी आने वाला होता है। तो दिस इज काइंड ऑफ कॉमन सेंस रिलेशन जो अपने को पता होना चाहिए। पता होगा तो फायदा रहेगा, वरना पेपर में भी मिल जाता है, कई बार वो ब्रैकेट में लिख भी सकता है। अगर नहीं भी लिखता है तो अपने को पता होना चाहिए। तो जो बेसिक टेक्स्ट बुक है वो पढ़ोगे तो उसमें जरूर मेंशन करेगा। तो दिस इज द केसेस। तो 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला होता है। तो ये कन्वर्जन अपने को याद रखना है।
और बाकी सब हमने सॉल्व कर लिया होगा। बाकी इसने बोला कि एक कॉयल है जिसमें 50 टर्न्स हैं, 10 सेंटीमीटर डाया है और रेजिस्टेंस आपको दिया जा रहा है। व्हाट मस्ट बी द पोटेंशियल डिफरेंस कॉयल पे लगाना पड़ेगा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को नलीफाई करने के लिए। तो ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को नलीफाई करना है, यानी एच की वैल्यू जो कॉयल से आए, जो हम लोगों ने देखा था टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में, अगर आपको याद आ रहा हो तो हम लोग अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को नलीफाई करते हैं। अगर उसको न्यूट्रलाइज करना भी हो तो वहां पे डिफ्लेक्शन मेजर किया था, हम नलीफाई भी कर सकते हैं। सो कॉइल के सेंटर पॉइंट पे रखोगे आप, सेंटर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई ट्वाइस इनटू रेडियस। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स लगा दिए गए हैं तो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दो। तो जनरली लोग इसको एन आई लिख लेते हैं, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, और दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू एच। एच अपने को नोन है, एन नोन है, आर नोन है, म्यू नॉट नोन है, क्या अननोन है, आई। अब इस आई को भी कैलकुलेट करना है। सो एक कॉइल है जिसमें इतने टर्न्स हैं, इतना डायमीटर है, उसका टोटल रेजिस्टेंस दे रखा है, तो वी लगाना है। तो दूसरा हमारे साथ वी इज इक्वल टू आई आर भी चल जाएगा। ओम्स लॉ, कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है सो दैट आर करंट, आई करंट अपने को मिल जाए। तो जो भी वायर होगा रैप किया होगा तो वो सब सारा रेजिस्टेंस सीरीज पे रहा होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस आर हो जाएगा, करंट आई हो जाएगी, वी का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। इन दोनों को आपस में लिंक कर दो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ से हो जाएगा। तो ये कन्वर्जन नोट कर लीजिए, फ्यूचर में आप याद रख सकते हो, आप कभी नहीं बोलेंगे आप, अगर आपको इसकी वजह से गलत हुआ है तो। 22 इट सेज कि टोरॉइडल सोलोनाइड, हम लोगों ने टोरॉइडल सोलोनाइड के बारे में पढ़ा था। जिसको टोरॉइड बोला था ना, उसको कई बार लोग टोरॉइडल सोलोनाइड भी बोलते हैं, क्योंकि वो सोलोनाइड को टोरॉइड के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया था। हैज दीज मेनी टर्न्स, तो टोटल टर्न्स दिए गए, नंबर ऑफ टर्न्स अपने को पता है, मीन रेडियस दे दिया है, यानी आर की वैल्यू दे दी है, सॉफ्ट आयरन कोर लगाया गया है। क्यों लगा, जब कभी मटेरियल यूज करते हैं तो हम सॉफ्ट आयरन का इसलिए यूज करते हैं कि हिस्टेरिसिस लॉसेस कम होते हैं, आपको पता है, स्टील के कंपैरिजन में। ऑफ रिलेटिव परमिबिलिटी दैट मींस म्यू आर भी आपको दे दिया है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन टेस्ला इन द कोर व्हेन अ करंट दिस इज पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड। आपको उसका पिक्चर याद है, कुछ ऐसा हुआ करता था, और इस पर करंट कैरिंग वायर रैप्ड रहता था, और यहाँ पर कोर और लगाया, तो यहाँ पे फील्ड, इस पर फील्ड, ये जो मटेरियल वाला पार्ट है यहाँ पे बताना। तो मीन रेडियस ये वाला पार्ट है, ए और बी हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसका मीन वाला वैल्यू बता दिया, यानी एवरेज वैल्यू बता दिया। तो किसी भी पॉइंट पर कितना फील्ड आता है, यू नो दैट फील्ड का वैल्यू आता है म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। यू रिमेम्बर दैट, एक बार चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मीडियम भी है, तो म्यू नॉट और म्यू आर आपस में मल्टीप्लाई होकर के म्यू बना देंगे। सो अपने को ये नंबर पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो अपने को बी पता चल जाएगा। पूछा क्या इसने, बी पूछा है, आंसर आ जाएगा। सो ऐसे क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, सिंपली फॉर्मूला यूज हो रहे कर रहे होते हैं, अपने को कोई भी थिंकिंग नहीं लगानी पड़ती है, कुछ वहाँ पर रियल टाइम एनालिसिस नहीं करना होता है, या फिर थिंकिंग नहीं करनी होती है, फॉर्मूला डिराइव नहीं करना होता है। सो ये एडवांस लेवल क्वेश्चंस के लिए फर्स्ट लेवल है कि डायरेक्टली हम उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। 22 के बाद अपने पास 23, 24 भी है और 5 भी है। 23 में क्या बोलते हैं, एक बार पढ़ता हूँ। ये बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस 600 वोल्ट दिया गया is applied across a plate of parallel plate capacitor. The separation between them is given to us. Electron is projected vertically parallel to plates. Okay, and with a velocity given to us. तो इसकी velocity बहुत ज़्यादा है. Moves undeflected between the plates. So आप समझ रहे हो कि क्यों undeflected रहा होगा. उसकी वजह हम लोग ढूंढने वाले हैं. What is the magnitude of magnetic field in the plate between? तो उसने खुद ही बता दिया कि एक मैग्नेटिक फील्ड होगी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दोनों की वजह से वो अनडिफ्लेक्टेड होगा। अब देखोगे ना, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पॉपुलर होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा, अनडिफ्लेक्टेड बताएगा, यानी कि अपने दोनों को फोर्स को बराबर करना है। सो आप सिंपली बोल सकते हो कि E इज इक्वल टू वी वाला फॉर्मूला लगाना है। एक बार पिक्चर ड्रॉ करके समझ लेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और आपने इसको
पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हुआ है। अगर आपने इसको पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हुआ है V, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जिसका नाम होगा E, और एक इलेक्ट्रॉन को आप इधर फायर कर रहे हो, ये m मास का पार्टिकल है, चार्ज है। ओके, नेट का फ्लक्चुएशन हुआ था। क्या अभी ऑडिबल हूँ मैं? तो फिर आगे बढ़ता हूँ। There was an issue of net. So, am I audible now? Yes, sir. Okay, स्क्रीन दिख रहा होगा, अच्छी बात है। So, ये v वेलोसिटी से आप प्रोजेक्ट करते हो, तो आप पाओगे कि सिंस उसने पैरेलल टू द प्लेट आपसे पूछा है, इसका मतलब है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन इस तरह से जाएगा तो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स इधर लगेगा, मैग्नेटिज्म का फोर्स इधर लगना चाहिए, सो दैट वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सके। और उसको कैंसिल आउट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपसे नहीं पूछ रहा है, चलता है। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये दोनों नलीफाई करना चाहिए। तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो या फिर लॉरेंज फोर्स को जीरो कर सकते हो, दोनों की एक ही बात है। ये आएगा QE इज इक्वल टू QVB। VB हम लोग तभी लिखेंगे जब फील्ड को परपेंडिकुलर लगाना पड़ेगा, और हम फील्ड परपेंडिकुलर लगाएंगे सो दैट कि कंटिन्यूअसली कैंसिल आउट करता रहे, तो चलता है। तो फिर ये लगा दोगे तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? B की वैल्यू आ जाएगी अपने E/V। डन हो गया। ये वही क्वेश्चन है जो आपने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था। अब बात ये होगी कि V कैसे, V क्या हमको अच्छा यहाँ पे दो V समझना है। ये V फॉर वेलोसिटी है। E कैसे नोन होना चाहिए? E के बारे में क्या करेंगे? क्या अपने को E पता चल सकता है? यस, पता चल सकता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पोटेंशियल डिवाइड बाई डिस्टेंस होती है। ये V का मतलब पोटेंशियल है। क्या अपने को पोटेंशियल डिफरेंस पता है? यस। क्या सेपरेशन पता है? यस। तो वहां से अपने को E पता चल जाएगा। व्हाट इज वेलोसिटी अपने को डायरेक्टली पता है, नथिंग एल्स नीड टू बी नोन। यस, अपने को आंसर पता चल जाएगा। तो फाइनली कुछ ऐसा लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस वेलोसिटी इनटू D, दैट्स आवर एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 24। तो अगर हम लोग 24 को सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या दिखाएगा? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और कई बार कई सारे एग्जाम्स में दिखा है, और या फिर सिमिलर टाइप का क्वेश्चन फ्रेम करके पूछ लेता है आपसे। इसने पूछा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताइए कहाँ पर? O पॉइंट पर। सो O पॉइंट पर फील्ड निकालनी है। अब देखो कि यहाँ पर हमारे पास क्या अरेंजमेंट है। एक तो ये अरेंजमेंट है, सर्कुलर आर्क, फिर एक ये वायर है स्ट्रेट वायर, फिर एक सर्कुलर है, फिर ये एक स्ट्रेट है। तो 4 करंट कैरिंग सेगमेंट हम देख सकते हैं, और इसकी वजह से यहाँ पर फील्ड निकालना चाहेंगे। अब देखोगे जो नेट फील्ड आएगा दैट इज गोइंग टू बी B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। और ये फील्ड्स हम कहाँ पर लिख रहे हैं? हम सेंटर पर लिख रहे हैं। किसकी वजह से लिख रहे हैं? जो नाम लिखा गया उसके अकॉर्डिंग, जो करंट कैरिंग सेगमेंट्स है। आप पाओगे कि जो B2 है ये स्ट्रेट वायर है, और जो पॉइंट है उसी के लाइन पर है। हम लोगों ने बात की थी कि अगर कोई पॉइंट आप चूज करते हो जो वायर के पैरेलल उसी अलोंग लाइन होता है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो आती है। क्यों? क्योंकि जो R होता है और जो DL होता है वो सेम डायरेक्शन में आ जाते हैं, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाता है बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग। तो पॉइंट इज कि B2 का वैल्यू जीरो होगा और B4 का वैल्यू जीरो होगा, सो दे वॉन्ट कंट्रीब्यूट एट ऑल। मोर ओवर B1 की जब डायरेक्शन निकालोगे तो B1 आउटवर्ड आएगा, B2 की डायरेक्शन निकालोगे तो B2 इनवर्ड्स जाएगा। इसका मतलब B1 B2 अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। मोर ओवर B1 जो है वो डोमिनेट करेगा कि उसकी रेडियस कम है, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा कुछ B1 माइनस B2। अच्छा, एंगल थीटा वही है, तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला निकाला था, किसी थीटा एंगल पर अगर आर्क होता है तो आर्क के केस में हम लोग कितना मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं।
तो कुछ ऐसा निकला होगा, म्यू नॉट द करंट विच इज आई डिवाइड बाई 4 पाई, ये आपको चेक करना पड़ेगा, 4 पाई आर। आर के लिए हम लोग यहाँ पर रेडियस लिख लेते हैं, कौन सी रेडियस है, ओए के लिए आर आ रही है, इनटू थीटा। यस, यही रहता होगा, क्योंकि 2 पाई हो जाएगा तो 2 आर हो जाता है। गुड। तो थीटा की वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं, पाई बाई 3। सो ये हो गया B1 माइनस B2 पर क्या लिखोगे, म्यू नॉट वही रहेगा, करंट वही रहेगी, 4 पाई वही रहेगा, लेकिन रेडियस 2 आर हो जाएगी और एंगल भी वही रहेगा। जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2 आर वाला पार्ट बचेगा, दैट्स लाइक 1, दिस इज हाफ, सो हाफ बचने वाला है। सो आपका आंसर कुछ ऐसा बन जाएगा, म्यू नॉट आई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, डिवाइडेड बाई 8 और इसको 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 आर। ऐसा कुछ आंसर आ जाना चाहिए। इसके बाद में हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, एन की वैल्यू बता सकते हैं। ये भी वन ऑफ द इजी फॉर्मेट में है, और एग्जाम में इजी क्वेश्चन ही आते हैं। आर्क स्ट्रेट डायरेक्शन मैग्नीट्यूड वेक्टोरली एड अप करना, आंसर तक पहुंच जाना। क्वेश्चन नंबर 25 भी एग्जाम से ही रिलेटेड रहा है, एग्जाम का क्वेश्चन है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कुछ लोगों ने करेक्ट आंसर दिया, दैट्स गुड। इट सेज कि एक चार्ज क्यू है, मूव करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से, मैग्नेटिक फील्ड भी दिया गया है। इसमें थोड़ा थिंकिंग इन्वॉल्व था। 25th क्वेश्चन में आपने कुछ किया, 1 मिनट में चैटिंग को ओपन कर लेता हूँ, डिस्कनेक्शन के बाद ओपन नहीं था। हाँ, सो आपने लिखा है 25th में मैंने v वेक्टर को a वेक्टर को इंटीग्रेट करके निकाला, तो उससे अलग आंसर आ रहा है, ऐसा क्या? चेक कर लेते हैं। वो भी चेक कर लेंगे, क्योंकि अगर आंसर आना चाहिए तो मेथड कौन सा हो फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा आंसर सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा है तो फिर क्वेश्चन का फॉल्ट हो सकता है, और वैसे केस में फिर बोनस वोनस वगैरह किया जाता है। तो ये बोलता है a charge q moves with velocity v in the magnetic field this, if the acceleration of the particle at any time is given by this, then find the n value। तो ये किसी टाइम का एक्सेलरेशन है, किसी टाइम का नहीं होगा, एट टाइम t है। अच्छा, सो आपने क्या किया होगा, आपके पहले तो मैं इसका सोल्यूशन बता देता हूँ किस तरह से हम शॉर्टकट में करेंगे, फिर हम इंटीग्रेशन वाले मेथड को भी देख लेंगे। सो देखो क्या होगा ना, कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड पे चलता है तो उस पर फोर्स लगता है। फोर्स की वैल्यू कितनी आती है, क्यू वी क्रॉस बी आती है। और किसी एक इंस्टेंट पर आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, किसी एक इंस्टेंट पे जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें आपको ए बताया गया है। अच्छा, इसको हम एम ए के बराबर भी लिख सकते हैं। यहाँ से एक बात तो गारंटीड है कि जो ए की वैल्यू आएगी वो क्यू बाई एम स्पेसिफिक चार्ज वी क्रॉस बी के बराबर आएगी। क्या अपने को बी पता है? यस। क्या वी पता है? नो। क्या ए नोन है? यस। उसका कुछ पार्ट नोन है, वो अपने को पता करना है। अच्छा, अब बी हमने को वेक्टर में दिया गया, ए बी हमने को वेक्टर में दिया गया, तो यहाँ से एक कंक्लूजन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, वो ये है कि ए वेक्टर विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर नो मैटर व्हाट। क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसकी डायरेक्शन वी के परपेंडिकुलर होता है, बी के भी परपेंडिकुलर होता है, तो ये इंटायर जो होगा वो ए के परपेंडिकुलर होगा। आई मीन ये जो इंटायर का परपेंडिकुलर होगा वो एक ही डायरेक्शन बनेगा। तो फोर्स जैसे वी और बी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है ए भी वी और बी के परपेंडिकुलर है। सिंस ये दोनों वेक्टर पता है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर ये दो वेक्टर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। क्योंकि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 रहता है एट एनी एट ऑल कंडीशंस, राइट। सो इनका जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो अपने को मिलेगा 2 + 6, जे कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई करेंगे -4n इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने को 4n की वैल्यू 8 मिल जाएगी, तो n की वैल्यू पता चल जाएगी, 2 आ जाएगा।
तो ये तो अपना हुआ सॉल्व करने का कि एक यहाँ से एक हिडन पॉइंट क्या है कि एक्सेलरेशन और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि अगर केवल वही फोर्स लग रहा है तो। अब आपके आपके पॉइंट पर आते हैं कि आपने इसको वीक के साथ इंटीग्रेट किया एंड ऑल दैट बताया। तो आपने क्या किया होगा कि पहले से फोर्स निकाला होगा, फोर्स से वेलोसिटी निकाली होगी, वेलोसिटी से फिर एक्सेलरेशन निकाला होगा, फिर एक्सेलरेशन को पता किया होगा। तो कैसे किया होगा, एक चैलेंजिंग पार्ट है। उससे पहले कुछ और भी हम बात कर सकते हैं। यहाँ पर इसने ऐसा नहीं बोला है, यहाँ पर थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग पॉइंट जो मेरे को लग रहा है जिसकी वजह से आप ड्रैग हो गए, वो उसको पहले मैं हाईलाइट कर देता हूँ फिर बताता। तो इसने बोला है कि द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम टी। अब ये कौन सा टाइम टी है इसने नहीं बताया, मतलब ये जनरल टाइम का नहीं है, ये किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम का है। तो किसी उसने इसलिए एनी वर्ड यूज नहीं किया। एनी वर्ड का मतलब होता है किसी भी टाइम पर। ये एक्सेलरेशन किसी भी टाइम का नहीं है, मतलब ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। दैट्स व्हाट इट ट्राइंग टू से। इट सेज कि किसी टाइम टी पर एक्सेलरेशन उसका ये पाया गया, इसका मतलब उस टाइम पर उसका एक्सेलरेशन ये है। मीनिंग कि अगर हम ए को जनरलाइज करके देखेंगे तो दिस मे नॉट बी कांस्टेंट ओवर द टाइम, इट मे बी फंक्शन ऑफ टाइम। इट मे बी, मैं मे वर्ड यूज कर रहा हूँ, फंक्शन ऑफ टाइम, बट इट हैज बीन गिवन टू यू एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो वो न्यूमेरिकल वैल्यूज में दिया गया है। तो अगर आपने कुछ ऐसा करने की कोशिश की कि इससे हम वेलोसिटी निकालते हैं, तो आपका वेलोसिटी जो आएगा वो एक्सेलरेशन को कांस्टेंट ट्रीट करके आएगा, और यहीं पर रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन में बी फंक्शन ऑफ टाइम एंड इट इज गिवन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। सो किसी एक इंस्टेंट की वैल्यू को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं जनरलाइज करने के लिए, उसके लिए हमको जनरल एक्सप्रेशन जानने की जरूरत है। और अगर अगर ये फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया था तो डेफिनेटली हम यहाँ से v निकाल सकते थे, फिर इस v को हम यहाँ पे रख सकते थे, फिर वहां से एक्सेलरेशन निकाल सकते थे, फिर कंपेयर कर सकते थे। तो जब हम लोग इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करते हैं, सो दे आर नॉट फॉर एन इंस्टेंट, दे आर फॉर जनरल पर्पस, दैट मीन्स दे आर फॉर जनरल फंक्शन रिलेशन। सो ऐसा नहीं करना था अपने को। और हो सकता है कि ये कैलकुलेशन थोड़ी सी लूज सेंस में ऐसा चल रहा हो कि ये किसी भी टाइम का है, लेकिन आप जब उसको फिर से पढ़ोगे और समझोगे तो आपको पता चलेगा कि एट ए टाइम लिखा हुआ है और एनी टाइम नहीं है। दूसरी बात कि अगर ये टाइम के साथ होता है तो टाइम का फंक्शन जरूर रहता। क्यों? क्योंकि आप समझ सकते हो, कैसे समझ सकते हो, और भी इसको रिलेट करने के तरीके, क्योंकि एग्जाम में अगर ऐसा कंफ्यूजन आया तो अपने को जस्टिफिकेशन करना है कि क्या हमको इसको जनरलाइज लेना है या क्या नहीं लेना है। आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स लगता है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है ना। और ये वेलोसिटी को की डायरेक्शन को चेंज करता है, मैग्नीट्यूड को नहीं। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करेगी तो ए कांस्टेंट कभी नहीं आ सकता है, ए हैज टू चेंज। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कंटीन्यूअसली चेंज करेगी। अगर वो सर्कुलर हेलिक्स या किसी पे चलेगा तो ए कैन नेवर बी द कांस्टेंट। इसका मतलब है दिस इज नॉट अ जनरल एक्सप्रेशन, दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो ये पॉइंट आपको हेल्प करेगा कि हमको इस बात से नहीं जाना है। फिर आपको सोचना होगा कुछ और भी आइडिया लेते हैं। तो ये इस छोटे से क्रक्स पॉइंट पे बेस्ड था कि फोर्स निकालो और एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन और मैग्नेटिक फील्ड को आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकता हूँ। ओके, जो आपको डाउट हुआ या आपने किया वो कोई भी कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है अगर इस तरह से नहीं जम रहा है तो। लेकिन उसमें इन जनरल अपने को याद रखना है कि जब कभी केवल मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगेगा तो या तो पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड जाएगा या फिर उसका एक्सेलरेशन बदलेगा, उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो सकता है। ये स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है कि इफ देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग एंड अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग, व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन? क्या ये कांस्टेंट हो सकता है या फिर कांस्टेंट नहीं हो सकता है, जीरो हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, वेरिएबल नहीं हो सकता है, ऐसे ऑप्शंस बना सकते हैं। तो हम बोलेंगे क्या ये जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। v और b पैरेलल रहे, पैरेलल डायरेक्शन में चलता रहे, कभी एक्सेलरेशन नहीं आएगा। लेकिन जीरो के अलावा कोई और कांस्टेंट नहीं हो सकता है।
क्योंकि अगर नॉन जीरो हुआ तो डायरेक्शन बदलती है, डायरेक्शन बदलती है तो एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन बदलती है, इसलिए एक्सेलरेशन वेरिएबल रहेगा। छोटा सा एक अच्छा पॉइंट था। ओके, और ये इसका क्रक्स था सॉल्व करने का, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। तो ये आपका टेस्ट पेपर हो गया काफी डिटेल में। करेक्शन कोई दिख रहा है आपको? इज देयर एनी करेक्शन इन एनी क्वेश्चन और बोनस और समथिंग लाइक दैट? जितना भी तो हम लोग डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग कहीं नहीं दिख रहा है। सो इट मींस इट सीम्स लाइक ये प्रॉपर पेपर है। अभी भी कोई क्वेश्चन आपको बॉदर कर रहा हो तो लेट मी नो, कोई कॉन्सेप्ट बॉदर कर रहा हो लेट मी नो। आप में से कई लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया है, क्वेश्चन नंबर 12 को। ये टाइप ऑफ मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टी बताई थी ना, एग्जैक्टली उसी को यूज करना है। और टाइप ऑफ मटेरियल को नीडल्स से भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि नीडल में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। या नो करेक्शन, गुड। ओके, सो पेपर आपका ये कंप्लीट हो गया। आप लोगों ने इस पेपर में ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखाई है, अच्छा लगा। बट एक्सपेक्टेड था कि मतलब आप एक्सपेक्टेड तो नहीं था, जितना आपने किया उतना काफी है। बट ट्राई टू इम्प्रूव कि लाइक पेपर इजी आता है, देन यू ट्राई लाइक कि इससे मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करना है। और आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा क्वेश्चन था जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकता था, बहुत ज्यादा ट्रिकी था और समथिंग लाइक दैट। ये 25th हो सकता है, थोड़ा सा वो ट्रिकी था कि अगर आप ये रिलेट करते हो या नहीं, बाकी सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। ओके, आपने कुछ लिखा है, प्लीज कैन आई टेल सीक्वेंस ऑफ फर्दर चैप्टर्स विच वी विल कवर। हाँ बिल्कुल, मैं आपको सीक्वेंस बता सकता हूँ। और उसके बाद अपने पास टाइम होगा तो आपके कुछ डाउट्स होंगे, उसी को हम लोग कंसीडर कर लेंगे। सो इसको मैं हटा देता हूँ। अभी हम लोग कहाँ पर हैं, थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि कितना पढ़ लिया है, कितना बाकी है, क्या कंफर्टेबल है, क्या नहीं है। एज फार एज टीचिंग वाला पार्ट इज कंसर्न, आपका लर्निंग वाला पार्ट भी उससे रिजेंबल होना चाहिए। आप कितना लर्न कर रहे हो, कितने बैकलॉग्स हैं, क्या आपकी स्टोरीज हैं, वो अलग अलग स्टूडेंट की अपनी अलग अलग जा रही हैं। लेकिन एक चीज आपको बिलीव करनी है कि आपने सीखा बहुत कुछ है, वो आपके ब्रेन पर है, साइलेंट ब्रेन पर है। कुछ चीजें रिफ्लेक्ट हो पाती हैं, कुछ चीजें नहीं। तो उसको आपको स्ट्रॉन्ग करते रहना है, सो दैट आप उसको फ्यूचर में यूज कर पाए। हाँ, हम लोगों को कितना बाकी बचा हुआ है। सो सिलेबस सिंस आपने पूछा है तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ऑफ कोर्स 11th कंप्लीट हो गया है, 12th भी बहुत आगे निकल रहे हैं। मैग्नेटिज्म चल रहा है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो इसी से कनेक्टेड चैप्टर है, अल्टरनेटिंग करंट आएगा। सो अल्टरनेटिंग करंट और ईएमआई मिलकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का काफी ऑलमोस्ट सभी कुछ कवर हो जाएगा। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट बचता है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी भी बोलते हैं, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कुछ बुक्स एज ए चैप्टर देते हैं, आप उसको गो थ्रू करेंगे, एनसीईआरटी और सीबीएसई भी। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ऑप्टिक्स के साथ रिलेट करेंगे, क्योंकि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो वेव के साथ वेव को कनेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट मेजर चैप्टर आएगा वो आएगा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में काफी कुछ आप लोगों ने 9th-10th में, पर्टिकुलरली 10th में मोस्ट लाइकली आपने पढ़ा होता है। मिरर क्या होता है, इमेजेस कैसे बनती हैं, कब रियल होता है, कब वर्चुअल, एंड ऑल दैट स्टोरीज। सो इसको हम लोग 3 पार्ट्स में, या इसको 3 चैप्टर समझ लो, या फिर इसको एक चैप्टर के 3 सेगमेंट समझ लो। सारा ऑप्टिक्स का पार्ट है, 3 सब चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। पहला रहेगा रे ऑप्टिक्स, जिसको हम लोग ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं, जिसमें मिरर, लेंस, इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे कि इमेज कैसे फॉर्म होती है लेंस से, मिरर से, प्रिज्म से, और जो भी है। देन आफ्टर हम लोग दूसरा पोर्शन पढ़ने वाले हैं जो कि एग्जाम के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स में वेव है, वेव जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो वेव वाला चैप्टर आपको रिवाइज कर लेना है 2-3 बार, अगर हम लोग ऑप्टिक्स में जाएं उससे पहले। सो बिफोर वी एंटर इन द ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, उससे पहले आपको वेव को रिवाइज कर लेना, सो दैट कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
और पढ़ाने के टाइम पर भी मैं वेब के वो सारे चैप्टर्स जितना भी कॉन्सेप्ट लर्न किया है उसको केवल समराइज करूंगा, डिटेल में नहीं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। हाँ, जो ऑप्टिक्स का पार्ट होगा वेब का उसको डिटेल में डील करेंगे। इसमें 2-3 पॉइंट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैं। एक इंटरफियरेंस होता है जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, उसमें YDSE करके एक एक्सपेरिमेंट आता है। हर पेपर में एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है। और फिर डिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्शन आपने नहीं पढ़ा है तो वो डिफ्रैक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर एक पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन भी हम लोगों ने नहीं देखा है, वेव वाला पोलराइजेशन, उसको भी देखने वाला है। तो ये जो 3 टॉपिक्स हैं, इन 3 टॉपिक्स में से 1 या 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, एटलीस्ट 1, नॉर्मली 2, मे बी 3। सो इसका मतलब ये चैप्टर अब एक छोटा सा सब चैप्टर आपको 3 क्वेश्चन तक बना दे सकते हैं एग्जाम में, और इसमें वेब वाला पोर्शन तो इन्वॉल्व है। थर्ड पार्ट जो इसका रहने वाला है, ये सीक्वेंस सब चैप्टर्स हैं जिस वे पे हम लोग जाने वाले हैं। ये रहेगा इसका पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो वेव खत्म होने के बाद पार्टिकल पढ़ेंगे। बेसिकली फोटॉन्स के बारे में रहेगा। फोटॉन्स के बारे में बात करेंगे तो फोटॉन्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पार्ट है, तो यहाँ से EM वेव्स के बारे में भी आइडिया लग जाएगा अपने को। तो EM वेव का इसी के साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ जाएंगे। सो इतना ऑप्टिक्स में अपने को पढ़ना है। ये मेजर चैप्टर अपने पास है। इसके बाद एक लास्ट चैप्टर बचेगा जिसको हम लोग मॉडर्न कहते हैं। हम लोग इसको पिक करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स बहुत बड़ा फिजिक्स है, लेकिन इसमें अपने पास बहुत लिमिटेड स्टोरीज हैं। उन लिमिटेड स्टोरीज को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि बोर मॉडल क्या होता है, जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है। इसके लिए, फिजिक्स के लिए आपका केमिस्ट्री वाला पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने बोर मॉडल पढ़ रखा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रखा है, न्यूक्लियर के बारे में पढ़ रखा है, न्यूक्लियर पार्ट ऑफ केमिस्ट्री जो है, तो अपने लिए काफी आसान होगा, क्योंकि इसमें हम लोग एटम के बारे में पढ़ते हैं, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं, और रेज के बारे में पढ़ते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट्स होते हैं। रेडियो एक्टिव, ये भी केमिस्ट्री में आपको मिलता है, रेडियो एक्टिव के बारे में पढ़ते हैं। तो ये मोस्टली केमिस्ट्री में रिजेंबल करता है। अगेन, ये स्टार्ट होने से पहले जो भी ये चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री में, वो आप पढ़ के आओगे तो आपको समझना भी आसान होगा और जल्दी से हो जाएगा। इसी मॉडर्न के बाद, हालांकि इसको मैं अलग कर देता हूँ, कई बार उसको एक साथ भी लिख लेते हैं। ये बेसिकली है इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे सेमीकंडक्टर हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन, ये लास्ट में रहेगा। ये केवल उसके लिए, जेई मेन के लिए, एडवांस में ये नहीं रहता है। लेकिन मेन में इसके 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप मेन में 100% या फिर अच्छा परसेंटाइल टारगेट कर रहे हो, तो इसको इम्पोर्टेंस देने का, क्योंकि इसमें 3 से 4 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। लेकिन ये केवल मेन में रहता है, एडवांस में नहीं। तो एक बार मेन में पढ़ने के बाद इसको बोल सकते हो आप। और ये एडवांस का पार्ट भी रहेगा, ये भी एडवांस का पार्ट रहेगा, ये भी एडवांस का पार्ट रहेगा। तो ये पोर्शन जो है अपना बचा हुआ, इसी सीक्वेंस में हम लोग चलेंगे। EMI कंप्लीट करेंगे, AC कंप्लीट करेंगे, ऑप्टिक्स में जाएंगे, 3 ब्रांचेस को डील करेंगे। मॉडर्न के छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। फिर सेमीकंडक्टर में जितना अपना काम का है वो करना है। इसके लिए आप NCERT जरूर पढ़ेंगे। मोस्टली जो क्वेश्चन वो पूछता है वो NCERT से ही पूछता है। तो ये अपनी स्टोरी आ गई। क्लियर हुआ? अगर क्लियर हो गया तो और कोई कंसर्न, डाउट, सजेशन, क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हो, या फिर कॉन्सेप्चुअल कंटेंट से रिलेटेड डाउट हो, पेपर से रिलेटेड डाउट हो, क्योंकि अपने पास 10-15 मिनट्स है, तो आपके डाउट्स को डील कर लेते हैं। प्रोबेबल डेट ऑफ कंप्लीशन, प्रोबेबल डेट ऑफ कंप्लीशन, डेट ऑफ कंप्लीशन आप बोल रहे हो। डेट ऑफ कंप्लीशन बोलना थोड़ा सा अपने आप को बाउंड करना हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी हम लोग टेस्ट पेपर के डिस्कशन में भी 2 दिन ले लेते हैं। और अगर बाउंड कर लेंगे तो कई बार ऐसा होगा कि हमको टेस्ट पेपर 2 दिन का डिस्कशन एक ही दिन में वाइंड अप करना पड़ेगा, फास्ट होना पड़ेगा।
सो एक्सपेक्टेड मंथ, ये जो अक्टूबर मंथ है ना, मिड से एंड के बीच में कभी ना कभी हम लोग कंफर्टेबली खत्म करने वाले होंगे। तो आप ये मान के चलो अक्टूबर एंड तक अपने को पढ़ना है। अगर खत्म भी कर लिया तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होंगी, कुछ लेवल अप वाली कहानियां होंगी, उनके बारे में बात कर लेंगे। साइड बिजनेस होगी जो उससे एसोसिएटेड है, उसके बारे में बात कर लेंगे। सो ये मान के चलो अक्टूबर एंड तक हम लोग ऐसा कह लेंगे कॉन्फिडेंस से कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज नीडेड फॉर दीज एग्जामिनेशंस वी हैव कवर्ड theoretically with practice। अब अपने को क्या करना होगा उसके बाद? then after we need to simply refine it, rebrush it, consolidate it to the level कि कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम बहुत जल्दी, बहुत करेक्टली एज वेल एज बहुत जल्दी आंसर कर पाए। करेक्टली करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और जल्दी करना भी उतना इंपॉर्टेंट बनेगा। तो वो स्पीड अप करने के लिए टेस्ट पेपर, प्रैक्टिस, रिवीजन, जो भी फिजिबल बेस्ट ऑप्शंस होंगे उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। तो अक्टूबर एंड यू कंसीडर एज अ लास्ट डेट। उसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए किसी भी सर्कमस्टेंसेस पे, अनटिल अनलेस कोई बड़ी चीज ना हो जाए। ओके, एनीथिंग एल्स? नो, आइडिया ये भी है कि अगर अक्टूबर एंड में खत्म होता है ना तो आपके पास नवंबर पूरा है और दिसंबर पूरा है बिफोर कि आप 2022 में जाओ। 2022 में एंट्री से पहले 2 मंथ्स हैं, लाइक 60 डेज। और ये 60 डेज आपने पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ा है, प्रैक्टिस की है, टेस्ट पेपर्स दिए हैं, तो इसको वाइंड अप करने के लिए, रिवाइज करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत होने वाले हैं, बहुत होने वाले हैं। और आपके इतने टेस्ट होंगे इसके बीच में कि आप टेस्ट से कि काफी कुछ इम्प्रूव करते रहोगे और कुछ सेल्फ रिवीजन से करते रहोगे, कुछ रिवीजन लेक्चर से करते रहोगे, सो दैट कि हम लोग जनवरी 2022 में रेडी हो जाएं मेन को देने के लिए। वो किस डेट पे कराएगा, कब कराएगा, ये एनटीए की प्रॉब्लम है, अपनी नहीं। लेकिन जिस भी दिन डेट आती है उस दिन हम डेट में एग्जाम देने के लिए कंफर्टेबल हो, कॉन्फिडेंट हो और वेल प्रिपेयर्ड हो, ये अपने को बताना है। अपने को एक काम करना है, आप चाहें तो अभी से भी करना स्टार्ट कर सकते हो, और या फिर सिलेबस खत्म होने के बाद भी कर सकते हो। सिलेबस खत्म होने के बाद तो सभी को करना है, अभी से आप चाहो तो आप टाइम निकाल के कर सकते हो। एनटीए के वेबसाइट में मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं बहुत सारे, वो एनटीए ने खुद ही बनवाए हुए हैं, 100+ और ज्यादा भी होंगे। सो सिंस आपके पास अभी 2 मेजर चैप्टर बचे हुए हैं, मतलब मेजॉरिटी पोर्शन आपका हो चुका है, सिमिलरली केमिस्ट्री और मैथ्स में रहा होगा, तो मे बी लाइक वीकली एक टेस्ट पेपर या फिर वीकली 2 टेस्ट पेपर ट्राई करना स्टार्ट कर दो। एक ही ट्राई कर दो वीक में एक, जिस दिन मंडे को